हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जिसमें कि हमारा द पी ब्लॉक एलिमेंट 7 चैप्टर चल रहा है। पी ब्लॉक के तत्वों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 16 उसमें पढ़ रहे थे, जिसके कि हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पढ़ लिए थे। आज के सेशन में हम ग्रुप 16 में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16 के बारे में पढ़ा, देन अकरेंस देखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई की बात की, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सारे टर्म पढ़ लिए थे, आपने रिवाइज किया होगा घर पे जाके। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब देखा था। पूरी टेबल आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी कि किस प्रकार से कौन सी टर्म आपकी इंक्रीज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज होती जा रही है विद इन द ग्रुप जब आप ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी। वहीं पर ऑक्सीजन का आपको यहाँ पर असामान्य व्यवहार देखने को मिलेगा। असामान्य व्यवहार क्या होता है? एक तो इसका आकार बहुत छोटा होगा। ठीक है, आकार छोटा होगा, और हमने क्या कहा कि आकार छोटा है, साथ ही साथ फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत उच्च होती है, और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के प्रभावों का एक विशिष्ट उदाहरण जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है, जो कि H2S में नहीं पाया जाता है। जब हम सल्फर की बात करते हैं तो वहां पर इस प्रकार के बंध नहीं देखने को मिलेंगे, और जबकि H2O में जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता की बात करेंगे तो वर्ग 16 के सभी तत्व H2E, E मतलब कि जो भी आपका क्या है ग्रुप 16 का एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन लिखेंगे H, और क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया या हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप वर्ग 16 क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2E बनाते हैं। ठीक है, H2E, जहां पर E क्या है आपका? ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम या पोलोनियम, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनता है? H2O बनता है, वाटर, H2S सल्फर के साथ। तो इसी प्रकार से आपके अलग अलग क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके, जिनको क्या कहा जाता है? हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, अम्लीय गुणों की बात करेंगे तो H2O से आपका क्या आएगा? H2AC आएगा, और H2TE आएगा, देन H2PO आएगा। ठीक है, तो H2O से लेकर के H2TE तक क्या होते हैं? अम्लीय गुण बढ़ते हैं। यहां तक आपके अम्लीय गुण बढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद क्या होता है? अम्लीय गुण में वृद्धि को वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? He का जो वियोजन होगा उसमें कमी द्वारा समझा जा सकता है। और फिर वियोजन एंथैल्पी के बारे में जैसे कि आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। फिर H2O से लेकर H2PO तक क्या होती है? हाइड्राइडों के जो उनका थर्मल स्टेबिलिटी होती है, तापीय स्थायित्व जिसे बोलते हैं, उसमें कमी आती जाती है। वाटर के अलावा, जल के अलावा बात करेंगे तो जितने भी आपके हाइड्राइड यहाँ पर बनेंगे वो सारे कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि अपचायक गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो ये इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो H2S से लेकर H2E तक भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, क्या बढ़ती जाती है? अपचायक गुण।
ठीक है, बढ़ता है, ऐसे लिख लेंगे। चलिए इतना नोट करेंगे। चलिए हाइड्रोजन के बाद बात करते हैं रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। और वो ऑक्साइड आपका क्या हो सकता है, EO2 या EO3 टाइप के हो सकते हैं। ऑक्साइड कौन से टाइप का होगा, EO2 या EO3। और जहां पर आपको पता है E क्या हो सकता है, E आपका सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम या पोलोनियम हो सकता है। बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, O2 का मॉलिक्यूल की बात जब हम करते हैं तो डाई ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, उसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। O3 ओजोन जिसे कहा जाता है, वहां पे 3 एटम आते हैं ऑक्सीजन के। तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बन रहा है O2 O3। तो ऑक्सीजन आपस में जुड़ी हुई है। इसके अलावा बाकी जो तत्व हैं वो ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो E यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस। एक्स यानी कि हेलोजन, ओके। हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके एक्स मतलब क्या होता है, कोई भी हेलो एलिमेंट, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब आपके हेलो एलिमेंट्स हैं, ओके। तो इनके साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, EX6 हेक्सा हेलाइड बनाएगा, ठीक है। और टेट्रा EX4 और क्या बनेगा, EX2 डाई, ठीक है। तो हेक्सा हेलाइड, टेट्रा हेलाइड या डाई हेलाइड्स आपके क्या होंगे, फॉर्म होंगे। इसी प्रकार के अनेक हेलाइड बनाते हैं, जहां पर E आपका क्या होता है, E इनमें से कोई भी आपकी क्या है, तत्व है, और वहीं पर X क्या है, हेलोजन है, ठीक है। तो जो हेलाइडों के स्थायित्व के घटने का क्रम होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से हेलाइडों का स्थायित्व घटता जाता है, ओके। बात करेंगे अगर कहीं पर टेट्राफ्लोराइड बन रहा है, ठीक है, जैसे सल्फर का है, सेलेनियम का है या टेल्यूरियम का है, ये सारे आपको क्या होंगे, SF4 की बात करेंगे। अगर सल्फर के टेट्राफ्लोराइड की बात करेंगे SF4, तो ये गैसियस स्टेट में मिलता है आपको, ठीक है। वहीं पर जो सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड होगा SeF4, ये आपको लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका क्या है, टेल्यूरियम टेट्राफ्लोराइड TeF4 है, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तीनों हो गए। इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर जो आपका फ्लोराइड है उसमें संकरण की बात करेंगे, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी, और इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसका जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ओके। त्रिकोणीय द्विपिरामिड इसकी संरचना यहाँ पर होगी, ठीक है।
आगे अगर हम डाई हैलाइड्स की बात करें तो ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सब आपके डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड बनाते हैं, जहां पर जो डाई हैलाइड है, ठीक है, अगर डाई हैलाइड बन रहा है ऑक्सीजन को छोड़ करके, बाकी क्या बनाएंगे, डाई हैलाइड बनाएंगे, यानी कि X2 हो जाएगा। EX2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 टाइप की हो जाएगी, ठीक है। और इसके कारण क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय आपका संरचना देखने को मिलेगी। ओके, चलिए, तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ ली है आपने, जहां पर आपने हाइड्रोजन की बात की कि हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्राइड बनेंगे। वहां पर हमने हाइड्राइडों के बारे में पढ़ा भी कि किस प्रकार से उनका जो अम्लीय प्रकृति है वो प्रभावित हो रही है, और फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनेंगे। और ऑक्साइड में हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन तो डाई ऑक्सीजन और ओजोन बनाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो ग्रुप 16 के तत्व हैं वो ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। जहां पर हमने क्या कहा कि EO2 और EO3 प्रकार के ऑक्साइड यहाँ पर बन रहे हैं। और हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता की बात करें तो EX6, EX4 और EX2 तथा अनेक प्रकार के यहाँ पर क्या बनेंगे, हैलाइड्स बनेंगे। और उनकी संरचनाओं के बारे में बात की कि अगर आपका क्या होता है, EX4 टाइप का है तो वहां पर क्या हो रहा है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और EX2 टाइप का है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पर देखने को मिल रही है। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जब हमने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन फैमिली में, तो हमने क्या कहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ करके या ऑक्सीजन जो मिलती है नॉर्मली वो किस फॉर्म में मिलती है, O2 की फॉर्म में मिलती है। और O2 यानी कि ऑक्सीजन के दो परमाणु, ठीक है, दो परमाणु एक साथ जुड़े हुए होंगे और उसको क्या कहा जाएगा, डाई ऑक्सीजन कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डाई ऑक्सीजन में क्या होता है, दो ऑक्सीजन क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है। दो ऑक्सीजन है, ये किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। मैं इस पहले वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 6, तो ये दो कोशों में 6 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और अब कितने बचे, बाह्यतम कोश में 6 होते हैं, बाकी कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं ना। तो यहां पर हम ये आपके क्या हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में आ गए, ठीक है। जब हम 6 इलेक्ट्रॉनों की बात करें, परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक 8 है, इसका भी 8 ही होगा, है तो ऑक्सीजन का ही परमाणु ना। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉनों को आपने इस प्रकार से कोशों में भर लिया है, ठीक है, दो पहली वाली में और बाकी आपके कितने बचे, 6 बाहर वाली में, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, चूंकि दोनों को दो 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल कि दोनों कोशों में पहले में 2 है दूसरे में 6 है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पर साझेदारी होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार साझेदारी होगी, और 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी को क्या कहा जाता है, O2 यानी कि डाई ऑक्सीजन कहा जाता है। ओके, तो ये आपका डाई ऑक्सीजन है, जल्दी से इसे बनाइए, फिर हम आगे किस प्रकार से डाई ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर बनेगी, यानी कि विरचन उसका किस प्रकार हो रहा है, उसके गुणों की बात करेंगे, क्या क्या उसमें गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, साथ ही उसके उपयोग यानी कि यूजेस की बात हम यहाँ पर करेंगे। ओके, डाई ऑक्सीजन में आगे देखते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले विरचन,
बनाया किस प्रकार जाएगा या बनता कहाँ कहाँ है, ठीक है। डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। डाई ऑक्सीजन को प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स, ठीक है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन युक्त लवण होंगे जैसे कि क्लोरेट है, परमैंगनेट है या नाइट्रेट है, उनको गर्म किया जाएगा और गर्म करने से क्या होगा? ऑक्सीजन वहां से अलग हो जाएगी, ठीक है। चलिए लिखिए ऑक्सीजन युक्त लवण, लवणों जैसे क्लोरेट, जो भी होते हैं क्लोरेटो, नाइट्रेटो या फिर परमैंगनेटो को गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर, ठीक है। तो क्या होता है फिर आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए पोटेशियम का ले लेते हैं क्लोरेट। तो यहाँ पर देखिए जब हम क्लोरेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन है, बस इसी को हमें क्या करना होता है? यहाँ से अलग करना होता है। तो यानी यहाँ पर क्या देंगे? ताप देंगे, ठीक है। और साथ में क्या होगा? MnO2 यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, MnO2, और तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 2KCl प्लस थ्राइस O2। तो ये O2 ही हमें प्राप्त करनी थी, डाई ऑक्सीजन, तो ये हमें मिल गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हाइयर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स, ठीक है। क्या किया जाता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के जो तत्वों के ऑक्साइड होंगे तथा कुछ धातुओं के उच्चतर ऑक्साइडों के तापीय विघटन द्वारा यानी थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाएगा ऑक्साइड्स का। कैसे ऑक्साइड? मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि नीचे हैं, और कुछ हाइयर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स, उनका क्या किया जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाएगा। यानी सिंपली वहां से वैद्युत रासायनिक जो आपकी श्रेणी है वहां पर हम तत्वों के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, धातुओं के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो वहां से हम उनको लेंगे और उनका तापीय विघटन किया जाएगा ऑक्साइड्स का, और ऑक्साइड्स का तापीय विघटन करने पर क्या प्राप्त होगा? डाई ऑक्सीजन प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए तापीय विघटन द्वारा, और किसका तापीय विघटन? ऑक्साइड्स का। और ये ऑक्साइड कैसे होंगे? तत्वों के होंगे या धातुओं के होंगे, ठीक है। चलिए कुछ धातुओं के ऑक्साइड देख लेते हैं यहाँ पे। सिल्वर का, ठीक है, इसका विघटन किया गया तो 4Ag प्लस O2, तो O2 प्राप्त हो गई। इसके अलावा मरकरी HgO, इसका तापीय विघटन हुआ 2Hg प्लस O2, ओके। और लेड का Pb3O4, दो ले लेंगे इसके मोलिक्यूल, 6PbO प्लस O2, तो सब जगह आपको O2 बनती हुई दिख रही है, ठीक है। 2PbO2, ये दूसरा ऑक्साइड है लेड का ही। तो सभी में आपको यहाँ पर डाई ऑक्सीजन बनती हुई दिख रही है, ओके। चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। तो यानी कि तत्वों के ऑक्साइड लिए गए, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन किया गया, यानी तापमान बढ़ाने पर उनका क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया ऊष्मा देने से। तो
इस प्रकार विघटन से आपको ऑक्सीजन अलग होते हुए या डाई ऑक्सीजन अलग होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा इसको बनाया जाएगा। और हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या किया जाएगा, ये भी डिकम्पोज होगी किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि कैटलिस्ट की उपस्थिति में। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या कराया जाता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका डिकम्पोजिशन होगा और वो डिकम्पोज होकर वियोजित होकर के क्या बनाएगी, H2O और डाई ऑक्सीजन देगी। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज रेडिली डिकम्पोज इनटू वाटर एंड डाई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटेगी, किसमें टूटेगी, H2O में और O2 में टूटेगी, और किसके उपस्थिति में, बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की उपस्थिति में। और वो कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं, सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल, क्या हो सकता है आपका, सूक्ष्म विभाजित धातु हो सकती है कोई, एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, इनकी उपस्थिति में आपका H2O2 टूटेगी। ओके, चलिए रिएक्शन नोट कीजिए। H2O2 से क्या मिल रहा है आपको, H2O प्लस O2 मिल रहा है। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन के। चलिए, तो ये बात हो गई विरचन की, यानी कि बनाने की, कि किस किस प्रकार से बनाया गया है। तो तीन तरह से आप बता देंगे। पहला क्या हो रहा है, ऑक्सीजन युक्त जो लवण है आपके, यानी कि जिन लवणों में आपका ऑक्सीजन उपस्थित है उनको गर्म करने पर ऑक्सीजन अलग हो रही है। ठीक है, या फिर उनसे क्या किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। दूसरा आप क्या कहेंगे कि तापीय विघटन कराया जा रहा है, फिर से टेम्परेचर देने से क्या हो रहा है, ऑक्साइड्स को टेम्परेचर देंगे तो ऑक्सीजन अलग हो रही है वहां पे। और थर्ड है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी डाइऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसको वो डिकम्पोज हो जाती है किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज यानी गुणों की बात करते हैं। गुण क्या होंगे इसके, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुणों में सबसे पहले डाई ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, यानी रंगहीन है, एंड ऑर्डरलेस गैस, और कैसा है, गंधहीन भी है, यानी किसी प्रकार की स्मेल नहीं है उसमें। कलरलेस हो गया और ऑर्डरलेस हो गया। और इट्स solubility in water is to the extent of 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube water at 293 Kelvin, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life। क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो विलेयता है ना, वो अगर हम 293 केल्विन की बात करें, ठीक है, 293 केल्विन पर तापमान पर क्या होता है, इसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में विलेयता कितनी होती है, 3.08 सेंटीमीटर क्यूब की सीमा तक होती है। ओके, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया जा रहा है तो उसमें 3.08 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऑक्सीजन जाएगी, और कितने तापमान पर, 293 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, और इसकी वजह से जो कि समुद्री तथा जलीय एक्वाटिक जितना भी लाइफ है वहां पर, समुद्र में और किसमें, जल में, कहीं पर भी जितनी भी क्या है वहां जीव होंगे, पौधे हो सकते हैं जल के अंदर, तो सबको, जीवों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए ना। तो फिर ऑक्सीजन क्या है वहां पर उपस्थित है, क्योंकि वो पानी में क्या हो रही है, घुली हुई है, जो कि समुद्री तथा जलीय जीवन के लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, तो विलेयता बता देंगे आप
कि 293 केल्विन तापमान पर इसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में विलेयता कितनी है? 3.08 सेंटीमीटर। तो बच्चों प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले भौतिक गुणों की बात करेंगे। तो डाई ऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये कैसा है? रंगहीन है, साथ ही साथ गंधहीन है, किसी भी प्रकार गंध इसमें नहीं है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता की बात करेंगे तो विलेयता कितनी है? यहाँ पर बताया गया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर वाटर है तो उसमें इसकी विलेयता 3.08 सेंटीमीटर क्यूब है। कब? 293 केल्विन तापमान पर, जो कि क्या है? पर्याप्त है समुद्री और जलीय जीवन के लिए, ठीक है। चलिए, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन, ठीक है। ये क्या होती है? यहां पर अगर इसकी किसकी बात करें, द्रवीकरण की बात करें तो 90 केल्विन पर क्या हो जाती है? द्रवीकृत हो जाती है। यहां पर 90 केल्विन पर क्या हो रही है? द्रवीकृत, ओके। और जमती कितने पर है? 55 केल्विन तापमान पर क्या हो जाती है? इतने तापमान पर जम जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम्स हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स 16O 17O 18, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसके क्या होंगे? 3 समस्थानिक होंगे। और आइसोटोप यानी समस्थानिक, और समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? यानी कि परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार डिफरेंट हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है, ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17, परमाणु भार बदल रहा है, ठीक है। 8 ऑक्सीजन 18। तो ये 3 प्रकार के समस्थानिक में ऑक्सीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जब आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम डाइऑक्सीजन के बारे में चूंकि पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु के 3 स्थायी समस्थानिक हैं। कौन कौन से? 8O16, 8O17 और 8O18, ओके। और इलेक्ट्रॉनों की सम संख्या होने के कारण क्या हो रहा है? होने पर भी आणविक ऑक्सीजन का अनुचुंबकीय होना विलक्षण है, ओके। Molecular oxygen O2 is unique in being paramagnetic, अनुचुंबकीय है in spite of having even number of electrons। क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो कैसी है? सम संख्या है। तो सम संख्या की वजह से इसमें क्या पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय प्रभाव आपको विलक्षण गुण देखने को मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की सम संख्या होने पर भी क्या हो रहा है? आणविक ऑक्सीजन का अनुचुंबकीय होना, अर्थात ऐसा होना नहीं चाहिए था, यह विलक्षण है। चलिए, डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स एंड सम नोबल गैसेस, ठीक है। डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स। डाई ऑक्सीजन जो क्या है? O2 क्या करती है? नियरली यानी कि लगभग सभी जो धातुएं हैं और अधातुएं हैं उनमें कुछ को छोड़ करके बाकी सबके साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है। यानी कि अभिक्रिया इसकी सबके साथ हो रही है, ज्यादातर धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ बस कुछ कुछ ऐसी धातुएं हैं और नोबल गैसेस की बात की जा रही है जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही है। चलिए नोट करिए।
तो बच्चों यहाँ पर आज के सेशन में हमने रासायनिक गुणों में अभिक्रियाएं देखी। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ देखी तो हाइड्राइड बन रहे थे। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया देखी तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्राइड बना रहे थे। वहीं पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण हो रहा था और हेलोजन के साथ हैलाइड्स बन रहे थे और हमने डिफरेंट टाइप्स के देखे। ठीक है, इसके साथ ही हमने ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार की जब बात की है तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके डाई ऑक्सीजन बनाती है। तो डाई ऑक्सीजन में आपके ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो अब हम डाई ऑक्सीजन के हमने पहले संरचना को समझा कि किस प्रकार से वहां पर 2 बंध बन रहे हैं, यानी कि डबल बॉन्ड बन रहा है वहां पर ऑक्सीजन के परमाणुओं के मध्य में। और उसके बाद हमने विरचन की विधियों की बात की और कुछ गुणों को समझा, भौतिक गुणों को समझा। आने वाले सेशन में कुछ और गुणों को समझेंगे डाई ऑक्सीजन के और उपयोग को समझेंगे। तब तक के लिए आपको अच्छे से रिवाइज करना है अपना पूरा चैप्टर और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।